दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रजापति आप सभी का सामान्य अध्ययन के इस महासागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं और बिल्कुल भाग वाइज सिलसिलेवार बिल्कुल अनुच्छेद के को तारतम्यता के साथ हम लोग करते चले जा रहे हैं और ये अब आखिरी पड़ाव की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं। तो अभी हम लोग जो छूटे हुए प्रावधान है जिसको हम लोग विविध के अंतर्गत कर रहे हैं, मिसलेनियस के अंतर्गत कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियोस में जो इसके पहले एकदम जस्ट आया था जिसमें हम लोगों ने विविध के अंतर्गत राजनीतिक दल, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध देखा था और राजभाषा को देखा था। तो आज हम लोग जो विविध के अंतर्गत उपबंध करने जा रहे हैं उसमें आपात उपबंध है जो कि भाग 18 से 300 अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत है और भाग 19 जो कि प्रकीर्ण शक्तियों से संबंधित है अनुच्छेद 361 से 367 तक है और भाग 20 के तहत संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। तो ये हमारा प्यारा सा जो है संसद भवन है और इसमें हम एक फ़ोटो आज आपको और दिखाने वाले हैं। ये हमारे केशवानंद भारती जी हैं। केशवानंद भारती जो कि बहुत बड़े संत हैं, महात्मा हैं, ठीक है, शंकराचार्य की पदवी है इनके पास। तो ये 1973 का ये भारतीय संविधान के लिए बहुत बड़ा जो है एक रोचक मोड़ आया था इनके बाद से, केशवानंद भारतीवाद से। सुप्रीम कोर्ट ने इनके बाद से जो है मौलिक ढांचे का जो है प्रावधान बताया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात था केशवानंद भारतीवाद। तो आज आप लोग देख लीजिए केशवानंद भारती जी को, जो केरल के जो है शंकराचार्य महोदय हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इस चित्र को हमने लिया है क्योंकि हम लोग इसमें देखेंगे आगे इनके प्रश्न आएंगे, ठीक है, संविधान संशोधन में। तो इसीलिए हमने इनका चित्र लिया था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है? तो भाग 18 में आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है। इसमें 352 से 360 के अंतर्गत आपात उपबंध है भाग 18 में और भाग 19 में अनुच्छेद 361 से 67 के अंतर्गत प्रकीर्ण शक्तियों के बारे में उपबंध है, जिसमें कुछ जो पदाधिकारी हैं भारत के और राज्यों के, तो उनको जो है उनके कर्तव्यों से जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि कर्तव्य उनके अच्छे निर्वहन हो सकें। तो ये भाग 19 में है 361 से 367 तक। और भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन दिया हुआ है और भाग 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 369 से 392 में अस्थायी उपबंध संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, ठीक है। तो आज हम लोग भाग 18, भाग 19 और भाग 20 ये करेंगे। तो आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जर्मन के वीवर संविधान से प्रेरित है। आपात उपबंध कहाँ से है? जर्मन के वीवर संविधान से है, ठीक है। तो भाग 18, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाग 18 किस संविधान से, किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जर्मन के वीवर संविधान से प्रेरित है जो कि 1933 में वहाँ का ये वीवर संविधान लागू हुआ था, ठीक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति का स्वविवेकी अधिकार है। तो यहाँ पर ये शब्द आ गया स्वविवेकी, तो ये नहीं होगा, गलत है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा यदि संसद द्वारा 6 माह के भीतर अनुमोदित नहीं हो जाती तो ये स्वतः समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे 6 माह शब्द नहीं आएगा, इसलिए दोनों कथन गलत हैं। तो ना तो एक है और ना ही दूसरा है सही है, ठीक है। अब सही क्या है इसमें ये देखते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर, देखिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर, तो ये अनुच्छेद वो संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसको जो है लागू किया गया है। तो मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर, यहाँ पर लिखित शब्द पे ध्यान दीजिए, इस लिखित सूचना पर ही राष्ट्रपति आपात की घोषणा करता है। यह राष्ट्रपति का स्वविवेकी अधिकार नहीं है, लिखित सूचना पर करता है। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, अन्यथा स्वतः समाप्त हो जाएगा। और पीछे हमने स्टेटमेंट में क्या देखा था? 6 माह। तो इसे 1 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, ठीक। ये अनुमोदन प्रत्येक सदन की विशेष बहुमत से होना चाहिए। और अनुमोदन कैसे होना चाहिए? दोनों सदनों के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से ये अनुमोदन होना चाहिए। और राष्ट्रीय आपात के अनुमोदन के 3 आधार हैं: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह जो कि पहले 44वें संशोधन से पहले इसे आंतरिक अशांति नाम दिया जाता था और इसे बाद में 44वें संशोधन से सशस्त्र विद्रोह सब
दिया गया, तो ये ध्यान रखना। प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? तो प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई, और दूसरी 1971 में की गई, और तीसरी 1975 में की गई। ठीक है, तीनों देखते हैं हम लोग। प्रथम राष्ट्रीय आपात 26 अक्टूबर 1962 में की गई, और ये कब की, किस लिए की गई थी? बाह्य आक्रमण यानी चीनी आक्रमण के कारण। चीनी आक्रमण के कारण उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे, और ये सबसे बड़ा आपात रहा है। सबसे लंबा समय तक चला था, 5 वर्ष 2 महीने और 14 दिन तक चलने वाला, और ये आपात था 10 जनवरी 1968 को ख़त्म हुआ था। ठीक है, और द्वितीय आपात 3 दिसंबर 1971 को लागू हुआ था, और ये पाकिस्तानी आक्रमण यानी वे भी बाह्य आक्रमण पर आधारित था, जो कि इंदिरा जी के प्रधानमंत्री काल में, और राष्ट्रपति थी वीवी गिरी जी। और तीसरा आपातकाल भी जो है प्रधानमंत्री इंदिरा जी के कार्यकाल में हुआ था, और ये 25 जनवरी 1975 को जो है तृतीय आपातकाल लागू किया गया था। और इसका कारण क्या था? आंतरिक अशांति। देखिए ये लास्ट था, आंतरिक अशांति। तीसरा ऐसा प्रश्न आ सकता है कि कौन सा आपात आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया था? तो तीसरा, ये अंतिम, पहला और आखिरी जो है आपात था जो कि आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया था। इसके बाद 44वें संशोधन से इसे सशस्त्र विद्रोह के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना। और इसमें राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। एक बार अनुमोदित हो जाने के उपरांत आपात की उद्घोषणा कितनी अवधि तक प्रवर्तन में रहती है? अब आपात एक बार अनुमोदित हो जाएगी तो ये 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। सामान्यतः एक बार अनुमोदित आपात की उद्घोषणा 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है, और इसे आगे जारी रखने के लिए संसद द्वारा अगले 6 माह के लिए पुनः अनुमोदन आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 6 माह की अवधि के लिए इसे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। किसे? राष्ट्रीय आपातकाल को अगर लागू करना है तो इसे अनिश्चित, इसका कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन ये 6 माह तक ही प्रवर्तित रहती है, तो 6 माह से आगे बढ़ाने के लिए संसद इसका अनुमोदन करती है। ठीक है, तो ये जरूरी है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपात की उद्घोषणा को वापस लेने हेतु राष्ट्रपति को संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वापस लेने की, देखो हमने जब जो है आपात लागू करना था, उद्घोषणा करनी थी, तब संसद के अनुमोदन की आवश्यकता थी, और उद्घोषणा वापस लेने में संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तो ये सही करेक्ट जो है स्टेटमेंट है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से उद्घोषणा वापस का संकल्प पारित कर दे तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत नहीं, साधारण बहुमत से भी यदि लोकसभा उद्घोषणा को वापस करने का संकल्प पारित कर दे तो राष्ट्रपति जो है उद्घोषणा को वापस लेने हेतु बाध्य होता है। तो ये दोनों सही है। किस आधार पर किए गए आपात उद्घोषणा में अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार निलंबित नहीं होते हैं? देखिए यहाँ पर जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। कुछ तो स्वतः निलंबित हो जाते हैं, जो कि अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं, 6 स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हैं, तो वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। और इनके निलंबित होने का आधार क्या है कि अगर ये युद्ध के आधार पर अगर आपात लागू किया गया या बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू किया गया, तभी ये स्वतः निलंबित होते हैं। और सशस्त्र विद्रोह यानी देश के अंदर ही अगर सशस्त्र विद्रोह जो है रिबेलियन होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसमें देख लेते हैं हम लोग प्रावधान देख लेते हैं। अनुच्छेद 358 के अनुसार युद्ध तथा बाह्य आक्रमण के आधार पर किए गए आपात की उद्घोषणा, अभी कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 358 के आधार पर अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त सभी स्वतंत्रता के अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। परंतु यदि आपात की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर होता है तो ये निलंबित नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा है अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो अधिकार प्राप्त है मूल अधिकार, उसे छोड़कर सभी मूल अधिकार राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। उसको राष्ट्रपति को आपात के समय सभी मूल अधिकारों को निलंबित करने का राइट है, अधिकार। ये तो जो स्वतंत्रता के अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत, ये तो स्वतः निलंबित हो जाते हैं, लेकिन बाकी के मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होते हैं, उसे राष्ट्रपति निलंबित करता है। यानी न्यायालय में
उसके विरुद्ध जो है कोई केस नहीं किया जा सकता है। किस दौरान? जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू हो। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी दशा में, किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय आपात की दशा में ये न तो ये स्वतः निलंबित होते हैं और ना ही इनकी शक्तियां सीमित होती हैं राष्ट्रीय आपात के समय। ठीक है, तो ध्यान रखना। यहाँ पर हमने देखो तीनों जो है आपात उपबंध को एक साथ जो है बिल्कुल इनका कंपैरिजन किया है, जो कि आसानी से याद रहे। प्रश्न यहाँ से अक्सर आते हैं और इनमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए हमने इनको इकट्ठा रखा है कि आसानी से ये याद भी रहे और इनमें डिफरेंस भी समझ में आए। तो देखिए 352 राष्ट्रीय आपात है, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात है। तो ये पहला प्रश्न यहाँ से बनता है, ये ध्यान रखना। और उद्घोषणा का आधार क्या है? राष्ट्रीय आपात में युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है। आंतरिक अशांति अब नहीं है, सशस्त्र विद्रोह उसकी जगह आया है। तो ये तीनों शब्द याद रखना। और राष्ट्रपति शासन के लिए क्या है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, या तो राज्यपाल की सूचना से प्राप्त हो या फिर किसी अन्य तरीके से ये समाधान हो जाए राष्ट्रपति को कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वहाँ अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और तीसरा है वित्तीय आपात। तो ये भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व अथवा साख में संकट यदि आ जाता है तो इसके आधार पर वित्तीय आपात लागू किया जाता है। और अभी तक एक भी वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है भारत में। राष्ट्रीय आपात तो 3 बार लागू हो चुके हैं, ये 3 बार लागू हो चुके हैं, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया जा चुका है। और इसके अलावा उद्घोषणा का जो है परिवर्तन देखते हैं, कैसे परिवर्तन होता है उद्घोषणा। ये तो राष्ट्रीय आपात के समय मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ये राष्ट्रपति द्वारा परिवर्तन लाया जाता है, यानी मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर। और संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर अनुमोदन इसका आवश्यक है। कितने? 1 माह के भीतर संसद के विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन आवश्यक है, तभी ये परिवर्तन में आएगा। पहले तो देख लो, ये समझ लो कि मंत्रिमंडल ने सूचना दे दी राष्ट्रपति को लिखित कि भैया आप राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करो, तो वो उद्घोषणा कर देगा, लेकिन वो 1 महीने तक ही वो परिवर्तन में रहेगा। 1 महीने के अंदर ही अगर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से उसका अनुमोदन नहीं किया जाता है तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्वतः खत्म हो जाएगा 1 माह के अंदर, अगर संसद अनुमोदित नहीं करती विशेष बहुमत से। और जो है इसमें देखते हैं राष्ट्रपति शासन में, तो इसमें है मंत्रिमंडल के मौखिक परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा इसको लागू किया जाता है। इसके लिए लिखित सूचना मंत्रिमंडल द्वारा नहीं दी जाती है, बल्कि और वर्बली जो है मौखिक रूप से परामर्श या सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है। और संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा, इसे विशेष बहुमत द्वारा था और यहाँ पर साधारण बहुमत द्वारा 2 माह के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक है। यानी कि बिना संसद के अनुमोदन से राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक प्रवर्तन में रहेगा? तो ये अधिकतम 2 माह तक प्रवर्तन में रह सकता है, लेकिन 2 माह के भीतर अगर संसद साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन नहीं करती है तो ये स्वतः समाप्त हो जाता है। और वित्तीय आपात में देखते हैं मंत्रिमंडल की मौखिक सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ये लागू होता है, जैसा कि इसमें हम लोग देखे थे, ऐसे ही इसमें भी है। लेकिन यहाँ पर संसद के साधारण बहुमत से इसे भी 2 माह के भीतर अनुमोदन की आवश्यकता होती है। वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन दोनों में संसद साधारण बहुमत से अनुमोदित करती है और 2 माह के भीतर करती है, तो ये ध्यान रखना। और उद्घोषणा की अवधि कब तक रहती है, यानी कब तक वो प्रवर्तन में रहती है? तो उद्घोषणा की तारीख से 6 माह तक ये प्रवर्तन में रहती है। जिस दिन उद्घोषणा हो गई राष्ट्रीय आपात की, उस दिन से लेकर के और 6 माह तक ये प्रवर्तन में रहती है, परंतु संसद के अनुमोदन पर इसे 6 माह की अवधि के लिए अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन संसद अगर अनुमोदित कर दे तो इसे हर 6 माह के बाद हर 6 माह तक इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए जो पहला जो है राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था वो 5 वर्ष 2 महीने 14 दिन तक चला था, क्योंकि इसका समय निश्चित नहीं था। और उद्घोषणा जारी किए जाने की तिथि से, और इसमें देखते हैं हम लोग जो राष्ट्रपति शासन है उसमें उद्घोषणा जारी किए जाने की तिथि 6 माह तक ये प्रवर्तन में रहती है, परंतु इसे भी 6 माह की अवधि के लिए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता था और राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भैया यहाँ तो चुनाव होने हैं राज्यों में, और ये तब होता है ऐसी स्थिति में 1 साल से ऊपर तब बढ़ाया जाता है, 1 साल से ऊपर, जब वहाँ
चुनाव आयोग, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, ये सूचना ना दे जब दे देता है कि यहाँ पर चुनाव कराना संभव नहीं है, तभी उसे 1 साल से ऊपर बढ़ाया जाता है, नहीं तो चुनाव कराना यहाँ अनिवार्य हो जाता है। ठीक है। और वित्तीय आपात में संसद के साधारण बहुमत से 2 माह के पूर्व उद्घोषणा अनुमोदित हो जाने पर अनिश्चित काल तक प्रवर्तन में रहती है। ये भी अनिश्चित काल तक प्रवर्तन में रहती है, लेकिन यहाँ पर जो साधारण बहुमत से संसद 2 माह पूर्व जो घोषणा कर देती है, तभी से ये अनुमोदन में आ जाती है और ये अनिश्चित काल तक रहती है, जब तक कि राष्ट्रपति उसे हटाने का प्रावधान नहीं करता है। ठीक है, तब तक ये अनिश्चित काल तक ये रहती है और इसके लिए बार बार अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि इन दोनों में हमने देखा 6-6 महीने के लिए अनुमोदन करके इनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वित्तीय आपात को बार बार अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं, एक बार अगर परिवर्तन में हो गया तो जब तक राष्ट्रपति उसे वापस नहीं करता है तब तक वो अनिश्चित काल तक जो है वित्तीय आपात लागू रहता है। ठीक, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न लोग देखेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 361। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं भाग, अगला 19 वाला भाग देख रहे हैं, भाग 19, जिसमें जो है ये प्रावधान किया गया था विशेष उपबंध। तो वहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कर्तव्यों से संरक्षण प्रदान किया गया अनुच्छेद 361 के तहत। तो ये संविधान के भाग 19 अनुच्छेद 361 से 367 तक इसमें है। प्रमुख उपबंध दिए गए हैं, जो प्रकीर्ण शक्तियां हैं इसके तहत अनुच्छेद 361 द्वारा राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन हेतु संरक्षण प्रदान किया गया है। पदावधि के दौरान उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दंडिक कार्यवाही आरंभ नहीं की जा सकती। ठीक, तो ये संरक्षण प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 363 के तहत जो है किसी भी प्रकार की संधियां या करारों से उत्पन्न विवादों के मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। मान लेते हैं कोई संधि या कोई करार अगर एक राज्य दूसरे राज्य से करता है, या फिर राज्य के कोई देश, मतलब भारत किसी दूसरे देश से करता है संधि करार, तो उसमें उत्पन्न विवादों को किसी भी न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है किसी भी न्यायालय द्वारा। अनुच्छेद 366 के अंतर्गत क्या है, संविधान में प्रयुक्त शब्दों को परिभाषित किया गया है। अब ये प्रश्न यहाँ आ सकता है कि संविधान के जो विभिन्न शब्द हैं उनकी परिभाषा कहाँ दी गई है? तो उनकी परिभाषा अनुच्छेद 366 में दी गई है। ठीक, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? अब यहाँ से हम शुरू होता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की तो प्रक्रिया, इसे कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक, तो संविधान का भाग 20 तथा अनुच्छेद 368, इसमें एक ही अनुच्छेद 368 भाग 20 में है। इसके तहत संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। ठीक, इसमें हम लोग 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, एक साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा विशेष बहुमत के साथ साथ में कम से कम आधे राज्यों के अनुमोदन से। ठीक, तो इसमें देखते हैं साधारण बहुमत में सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत को क्या कहते हैं? साधारण बहुमत। और विशेष बहुमत होता है सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से जो पारित होता है उसे विशेष बहुमत कहते हैं। और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से उसका अनुसमर्थन होना आवश्यक है। मान लेते हैं कोई संविधान संशोधन करना है, ठीक है, तो उसके लिए विशेष बहुमत तो संसद के चाहिए और साथ ही साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से साधारण बहुमत द्वारा उसका अनुमोदन आवश्यक है। ठीक, और इसमें क्या क्या जो है प्रावधान शामिल है? तो जो साधारण बहुमत से हैं उसमें संघ में नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 2, ये प्रश्न आते रहते हैं। संघ में नए राज्यों का प्रवेश हो गया। नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत है। नागरिकता है, जो अभी नागरिकता बिल संशोधन अधिनियम आया था वो साधारण बहुमत में था। ठीक है, और विधान परिषद का सृजन और समापन, ये भी आप ध्यान रखना, विधान परिषद शब्द आ गया तो ये मत जाना कि राज्यों की सहमति से होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये साधारण बहुमत से विधान परिषद, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करना है या समाप्त करना है तो ये साधारण बहुमत की संसद द्वारा जो है किया जाता है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जज के वेतन और भत्ते अनुसूचित 2 में जो दिए हुए हैं, इसका भी प्रावधान साधारण बहुमत से परिवर्तित किया जा सकता है। और दूसरा है विशेष बहुमत, इसमें मूल अधिकार है, डीपीएसपी है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और वे सभी उपबंध जो प्रथम अनुसूची में नहीं है, तृतीय अनुसूची में शामिल नहीं है, वे सब इसमें शामिल होते हैं। और तृतीय जो है
तीसरे उपबंध में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, चूँकि ये एक जो है संवैधानिक पद है और इसमें परिवर्तन करना है। जैसे कि अभी एक 99 संविधान संशोधन आया था, NAJC से संबंधित था, ठीक है। इसका जो है NAJC जो जजों की नियुक्ति से संबंधित जो है एक संशोधन था, 99 संशोधन था, तो वो राज्यों द्वारा भी अनुसमर्थन प्राप्त था, ठीक है, 50 कम से कम 50% राज्यों से। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की वो NAJC जो है राष्ट्रपति नहीं, जजों की नियुक्ति से संबंधित था। तो यहाँ पर न्यायपालिका का भी है, तो वो भी जो है उसी संबंधित था। और कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, तो इसकी शक्ति में विस्तार, ये भी जो है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। और 7वीं अनुसूची के सारे विषय, जो संघ सूची और जो तीनों सूचियाँ दी हुई हैं अनुसूची में, राज्य सूची, संघ सूची और जो है अनुवर्ती सूची, तो उसका भी, और संविधान संशोधन स्वयं जो है 368 के तहत, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में प्रथम बार संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में पहली बार संशोधन किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। ये संशोधन मुख्यतः भूमि सुधार विधि से संबंधित था। इसके अंतर्गत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 9वीं अनुसूची, जिसमें वर्णित विषयों का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो है केशवानंद भारतीवाद के बाद में तो इसमें ये भी लागू हो गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये गलत है। ये सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने वाला विधेयक कौन है? वो है मनी बिल है, धन विधेयक। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक साधारण विधेयक की भांति जो है किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये कथन हो गया गलत। और संविधान संशोधन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने में तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति इसके लिए भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनी बिल के लिए आवश्यक है पूर्व सहमति। तो परंतु यदि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने को बाध्य होता है। लेकिन साधारण विधेयक में ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर्स है। यहाँ पर इसके पास वीटो पावर्स नहीं है, मनी बिल के लिए भी वीटो पावर्स नहीं है उसके पास में, और संविधान संशोधन को लेकर भी जो है उसके पास, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर नहीं है, उसे सहमति देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ मनी बिल में ये था, इसलिए सहमत देना पड़ता था क्योंकि राष्ट्रपति पहले से ही उस पर सहमति जता दिया होता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लग कर जाता है, तभी वो जो है सदन में पहुंचता है, उसको प्रस्तावित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं, फिर भी ये जो है इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बाध्य हैं, ठीक है। तो इसमें केवल 2 सही होगा। संविधान संशोधन विधेयक साधारण विधेयक की भांति किसी भी सदन में सर्वप्रथम पेश किया जा सकता है। सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान इसमें भी नहीं, जैसा कि मनी बिल में है। यदि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यसभा स्वीकार कर दे तो ये विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। यदि लोकसभा ने किसी विधेयक को पारित कर दिया और राज्यसभा उसे अस्वीकार कर दे तो ये समाप्त हो जाता है। केशवानंद भारतीवाद पर निर्णय देने हेतु गठित 13 सदस्यीय विशेष पीठ की अध्यक्षता किसने की? देखिए अब यहाँ पर केशवानंद भारती आ गए, हमने दिखाया था एक तस्वीर केशवानंद भारती जी का, तो उसको आप जो है पुनः देख लीजिए। तो ये है केशवानंद भारती जी, महामहिम केशवानंद भारती जी जो है, इनके लिए जो इनका वाद था केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, तो सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ अभी तक के संविधान में गठित की गई थी केशवानंद भारतीवाद के लिए। 1973 के संवैधानिक जो है पीठ गठित की गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो 13 सदस्यीय विशेष पीठ की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता की थी उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे श्री SM सीकरी महोदय ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो याद रखना ये। 1973 में गठित अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ की अध्यक्षता तत्कालीन CJI श्री SM सीकरी ने की थी। केशवानंद भारतीवाद में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई थी, किसमें? इसी में। अनुच्छेद 368 में अब तक कुल कितने बार संशोधन किया जा चुका है? तो 3 बार। अनुच्छेद 368 में अब तक 3 बार 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन संबंधित प्रावधान किया गया था, और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा, इसमें राष्ट्रपति जो है संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने को
बाध्य किया गया था, तो ये 1971 में। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसे लघु संविधान भी कहा गया है। तो इस प्रकार से तीन बार जो है अनुच्छेद 368 यानी संवैधानिक संशोधन किया जा चुका है। अब यहाँ पर हम लोग सूची मिलान करते हैं विषय वस्तु और संविधान में संशोधन। तो सहकारी समितियों का निर्माण, ये 97वें संविधान संशोधन 2012 है। ठीक है, सहकारी समिति किससे संबंधित है? 97वें संशोधन से। और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को दो अलग निकायों में बांटना। पहले देखिए दोनों के लिए एक ही राष्ट्रीय आयोग था, लेकिन 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जो है अब एक अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अलग से गठन किया गया है और अनुसूचित जाति आयोग अलग से बनाया गया है। ठीक है, और अन्य पिछड़े वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा। इसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण किया गया है अनुच्छेद 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा। और सबसे लेटेस्ट जो संविधान संशोधन हुआ है 104वां संविधान संशोधन हुआ, जो हमने पिछले वाले वीडियो में चर्चा किया था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करने के साथ में, और लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।